नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। उससे संबंधित अपनी जो प्रश्नावली थी 4.2 उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसका पहला सवाल जो अपने संबंधित था अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसके अंदर हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके शेष सवाल करने वाले हैं, तो क्लास के साथ में अंत तक जुड़े रहना है और सवालों को अच्छे से समझना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं और आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत जाके सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 4.2 को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने हो गया था, सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करना था। और सवाल नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि उदाहरण में जो उदाहरण नंबर फर्स्ट था उसके अंदर दी गई समस्याओं को हल करना है। अब आपको याद होगा, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपनी पहली क्लास के अंदर ही एग्जाम्पल फर्स्ट को हल किया था और उसके अंदर अपने सवाल थे। एक तो अपने सवाल था जॉन और जीवंती वाला, जिसके अंदर 5 कंचे खो रहे थे, और एक अपने था वो कुटीर उद्योग का, जहाँ पर वो खिलौने या बर्तन बन रहे थे। तो वो जो दोनों सवाल थे उनको हमने वहाँ पर हल किया था। और जो लैंग्वेज वाला भाग था उससे हमने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी, मतलब गणितीय रूप का निर्माण किया था। वहाँ पर हमने उस भाषा को समझा था, वहाँ से उसको गणितीय रूप में लिखा था और लास्ट में जाकर अपने पास द्विघात समीकरण बने थे। अब हमें क्या करना है, उन द्विघात समीकरणों को हल करना है और वहाँ से उनके मूल ज्ञात करने हैं। देखना, वहाँ से हमने क्या किया है कि जो सवाल थे उनको गणितीय रूप में बदल दिया था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उनकी इक्वेशन ले रहे हैं। यहाँ पर इस सवाल को वापस हम हल नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम क्या ले रहे हैं, उसके लास्ट में जो अपनी इक्वेशन बनी थी वो हम ले रहे हैं। अगर आपको ये इक्वेशन सीखनी है कि किस प्रकार से बनाई जाती है, तो अपना जो प्रीवियस वीडियो था, अपना जो फर्स्ट लेक्चर था, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आप वहाँ से जाकर इस सवाल का जो स्टार्टिंग वाला भाग है उसको देख सकते हैं। हम इस सवाल को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर अपने उस उदाहरण के अंदर हमने सवाल को छोड़ा था और वहाँ पर हमने चर्चा भी की थी कि जब हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें इस सवाल को आगे भी हल करना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर जहाँ पर सवाल को ख़त्म किया था वहीं से आगे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास द्विघात समीकरण बन गया था। अब इस द्विघात समीकरण को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। देख लो, लिखा हुआ है x² - 45x + 324। लिखा हुआ है अपने पास x² - 45x + 324 = 0। हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला पद होता है, जो x वाला पद होता है, उसके 2 टुकड़े करते हैं। और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो ये बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर पहले और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर आ जाए। मतलब ऐसे 2 संख्याएं लेनी है जिनको अगर आप जोड़ो या घटाओ तो 45 आ जाए, और गुणा करें तो 1 × 324 मतलब 324 आना चाहिए। मतलब गुणा कर दे तो कितना आ जाए 324, और जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 45। हम देख रहे हैं यहाँ पर चिन्हों की बिल्कुल बातें नहीं कर रहे हैं कि प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला होना चाहिए, अपने उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम सारी की सारी वैल्यू किस में ले रहे हैं, पॉजिटिव के अंदर। मतलब जोड़ने पर 45 आए या फिर घटाने पर 45 आए, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो जोड़ने पर 45 आ जाए या फिर घटाने पर 45 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 324। अब आपको क्या करना है कि जब वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 324 आता है। वैसे हम युग्म बनाने जाएंगे तो बहुत सारे युग्म बनेंगे। अगर हम ऐसे युग्म बनाने जाते हैं तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड, जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जो अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़े थे, वहाँ से आप बहुत सारे युग्म बना सकते हैं अलग अलग, और वहाँ से ऐसे टुकड़े बता सकते हैं जिनका गुणा करने पर 324 आ जाता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा करने पर कितना आता है 324। तो वो हम संख्या यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि वो कौन सी संख्या है कि जिसका गुणा करने पर अपने पास 324 आता है। देखना, अगर मैं कहूँ कि 36 × 9 करें, 36 गुणा क्या करें 9। हम देखना आपको डायरेक्ट ये संख्या बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे युग्म चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन 1-2 बार जब आप सवाल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये युग्म याद ही रह जाएगा कि 36 और 9 ही होगा वो युग्म जिसका गुणा करने पर कितना आता है 324। इसलिए हमने आपको कहा है कि इस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि आपने कोई अलग संख्या भी ट्राई की है या नहीं की है। तो ऐसे कौन कौन से युग्म बनते हैं जिनका गुणा करने पर 324 आता है, वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। देखना, 36 और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं
तो अपने पास 324 ही आता है। और 36 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तब जाके अपने पास कितना आता है, 45। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का निशान था तो माइनस लिख दिया। अब 45 लिखना है, तो 45 कब आया, जब हमने 36 और 9 को ऐड किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36 प्लस 9 और पीछे x प्लस 324 बराबर में 0। अब x को अंदर लेके जाए तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 बराबर में 0। अब अगर माइनस को अंदर लेके आओगे तो जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब आप चाहे तो यहाँ से 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आगे से कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 36x। देखना इधर भी x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, तो दोनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, x। यहाँ पर 36 है लेकिन यहाँ पर कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो कोई संख्या तो कॉमन के रूप में आएगी नहीं। कॉमन के रूप में अगर कोई मान आएगा तो वो क्या आएगा, x। पीछे क्या बचा यहाँ पर, x माइनस 36। यहाँ पर केवल x ही कॉमन आएगा, तो पीछे क्या बचा, x माइनस 36। फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना है, लेकिन जैसे यहाँ पर माइनस लगाओगे जो आगे वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 324 की बात करें तो 324 को हम क्या लिखते हैं, 36 गुणा 9। मतलब इसके अंदर भी 9 मौजूद है, 9 इधर भी मौजूद है, तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 9। अब x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। इन दोनों के अंदर कॉमन कितना आएगा अपने पास, 9, तो 9 लिख दिया। पीछे कितना बचा, यहाँ पर बचा अपने पास x और 324। अब देखना प्लस का निशान है तो इस माइनस की वजह से ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब 324 को हमने लिखा था 36 गुणा 9। अब 9 हमने कॉमन ले लिया, मतलब पीछे केवल कितना बचेगा, 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 बराबर में 0। देखना तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों में समान है, मतलब गुणनखंड सही हुए हैं। तो एक तो हम ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख सकते हैं x माइनस 36, और एक ब्रैकेट के बाहर वाली, तो वो है x माइनस 9 बराबर 0। इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं और इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो अपने पास हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल 0 और x माइनस 9 इक्वल 0। माइनस का 36 है इधर आएगा तो प्लस का 36, और ये माइनस का 9 है उधर जाएगा तो प्लस का 9। मतलब x की वैल्यू अपने पास 36 भी आती है और x की वैल्यू अपने पास 9 भी आती है। अब x वहाँ पर हमने क्या माना था, देखना जब हमने सवाल को जब हल किया था तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तब हमने कहा कि जॉन के पास जो कंचे हैं वो कितने हैं, x है। जॉन के पास में कंचे कितने हैं, x, तो x का मान कितना आया, 36। अगर मैं कहूं कि जॉन के पास में कंचे, जॉन के पास में कंचे कितने हैं, x, मतलब 36। जॉन के पास में कंचे कितने हैं, 36। तब जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे, जब जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे, 36 इसके पास है और दोनों के पास टोटल मिलाकर 45 है। इसके पास 36 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। या फिर इसका उल्टा, या कि x बराबर अगर 9 है, यानी जॉन के पास में 9 कंचे हैं, तब जीवंती के पास में कितना हो जाएगा, तब जीवंती के पास में कंचे हो जाएंगे 36। कि जब जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास में 9 है, और अगर जीवंती के पास में 36 है तो जॉन के पास में कितने आ जाएंगे, 9। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, मतलब दोनों का टोटल मिलाकर कितना आना चाहिए, 45। एक्स की वैल्यू अपने पास 2 आई है। अगर जॉन के पास में कंचे 36 हैं तो जीवंती के पास में 9 हो जाएंगे, और अगर जॉन के पास में कंचे 9 हैं तो जीवंती के पास में कंचे कितने हो जाएंगे, 36। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इसके आगे वाला भाग देखना है कि किस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण का निर्माण किया है, तो आप हमारे जो ये क्लास है चौथे चैप्टर की, इसका जो लेक्चर फर्स्ट है, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को समझाया था कि इसका
जो इंट्रो था जिसके अंदर पूरी जानकारी दी गई थी कि ये किस प्रकार से द्विघात समीकरण का निर्माण होता है, किस प्रकार से भाषा द्वारा गणितीय रूप का निर्माण करते हैं, वहाँ पर हमने उदाहरण नंबर फर्स्ट की पूरी चर्चा की थी। तो आप वहाँ से उस लेक्चर फर्स्ट को देखकर इसके आगे वाला भाग अच्छे से समझ सकते हैं। इसका जो उदाहरण का सेकंड भाग था जिसके अंदर कहा गया था कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन की जो कुल निर्माण लागत है वो 750 रुपये थी, तो हम उसने निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसको भी हमने वहां पर गणितीय रूप में बदला था और लास्ट में जाकर अपने पास जो द्विघात समीकरण आया था वो आया था x² माइनस 55x प्लस 750। हमें क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है और बीच वाले पद के टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ो या घटाओ तो 55 आ जाए और गुणा करे तो 750 आ जाए। वापस सेम वो की वो बात आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वो कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 750 आता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम वो अलग अलग कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं कि 750 के अगर हम टुकड़े करें तो अपने पास जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो मान प्राप्त होंगे उनका अगर हम गुणा करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत सारी संख्या आएगी। उसके अंदर से हमें वो संख्या लेनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 55। अगर हम देखने जाए तो वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन हम वहाँ से उस कॉम्बिनेशन के अंदर एक जोड़ा उठाते हैं जो होता है 30 और 25। जोड़ा कितना आया 30 और 25, क्योंकि 30 और 25 का गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 750 और 30 और 25 को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आता है 55। मतलब अपने पास जो जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा 30 और 25। आप दूसरे कॉम्बिनेशन भी चेक करोगे, लेकिन वहां से जो कॉम्बिनेशन तो बनेंगे गुणा करने पर तो 750 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 55 नहीं आएगा। जोड़ने और घटाने पर 55 भी आना चाहिए और गुणा करने पर 750 भी आना चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा अपने पास 25 और 30। अब यहाँ से हमें 55 लिखना है तो 55 कैसे लिखा जाएगा 30 प्लस 25, तो ये अपने पास हो जाएगा x² माइनस 30 प्लस 25 और ये x प्लस 750 बराबर 0। x को अंदर लेके जाएं तो जाएगा 30x प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब माइनस को अंदर लेके आओगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो अपने पास ये क्या हो गया x² माइनस 30x, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस है, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का माइनस नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के पीछे है, जो चिन्ह है वो केवल ब्रैकेट तक ही बदलेंगे और इसके पीछे ये प्लस है तो प्लस और बराबर में कितना आ गया 0। अब दो दो का कॉम्बिनेशन बनाए, देखना इधर भी x मौजूद है इधर भी x मौजूद है, मतलब कॉमन के रूप में क्या आ जाएगा x, पीछे क्या बचेगा x² था, x कॉमन ले लिया, पीछे कितना आया अपने पास x, फिर माइनस का निशान तो माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया है तो पीछे कितना बचेगा 30, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का, लेकिन इससे क्या होगा इसके पीछे वाला जो प्लस है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर। अब यहाँ पर कॉमन देखने जाए तो 750 है उसके अंदर भी क्या मौजूद है 25, क्योंकि 750 कब आता है जब 25 और 30 का मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ पर भी 25 मौजूद है और यहाँ पर भी 25 है, तो दोनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा 25। क्या बचाया पीछे x और ये प्लस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, और 750 यहाँ 25 भी था 30 भी था, मतलब 25 तो चला गया क्योंकि कॉमन है, पीछे कितना बचा 30 और बराबर में 0। देखना ब्रैकेट के अंदर इधर भी x माइनस 30 है इधर भी x माइनस 30 है, मतलब हमने जो गुणनखंड किए वो सही किए हैं। तो एक तो हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देनी है और एक ब्रैकेट के बाहर वाली x माइनस 30 x माइनस 25 बराबर में 0। दोनों को 0 के इक्वल रख सकते हैं कि x माइनस 30 इक्वल 0 और x माइनस 25 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 30 और इधर x की वैल्यू कितनी आई 25। अब देखना सवाल के अंदर क्या था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है।
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या कितनी होगी? खिलौनों की संख्या 30 हो सकती है या फिर 25 हो सकती है। देखना, अगर खिलौनों की संख्या 30 है, x बराबर कितना मानते हैं? 30 है, कि माना कि एक दिन के अंदर जो खिलौने बने हैं वो कितने बने हैं? 30। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब अगर खिलौने निर्मित होते हैं अपने पास 30, खिलौने कितने बने? 30, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा? 25। अगर खिलौने बने 30 तो उनका मूल्य कितना होगा? 25। और अगर खिलौने बने 25 तो उसका मूल्य कितना होगा? 30। ये समझ लेना है कि x क्या माना था हमने? खिलौनों की संख्या। मतलब खिलौनों की संख्या है वो 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो खिलौनों की संख्या या तो होगी 30 या फिर 25। दो वैल्यू क्यों? क्योंकि अगर 30 खिलौने हैं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 रुपए है, और खिलौने अगर 25 है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 30 रुपए। क्यों? क्योंकि जो मूल्य है वो कब आता है? जब 55 के अंदर से हम निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाते हैं। मतलब एक 30 है तो दूसरा 25 होगा, और अगर एक 25 है तो दूसरा क्या होगा? 30। अगर खिलौने 25 हैं तो एक का मूल्य 30, और अगर खिलौने 30 हैं तो एक का मूल्य 25 होगा। समझ में आया? मतलब हमें केवल खिलौनों की संख्या ही पता करनी थी, तो खिलौनों की संख्या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो 30 होगी या फिर 25 होगी। वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि ये अपने पास क्या बना था? द्विघात समीकरण। तो ऐसे दो मान संभव है कि खिलौनों की संख्या 30 भी हो सकती है और खिलौनों की संख्या 25 भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो? 182। ऐसी संख्या लिखनी है जिनका योग तो आना चाहिए अपने 27 और गुणनफल कितना आना चाहिए? 182। देखना, अगर मैं एक संख्या कहता हूं 10 तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 17, क्योंकि जोड़ने पर 27 ही तो आना चाहिए। अगर एक मैं कहता हूं 5 तो दूसरी कितनी होगी? 22। क्यों? क्योंकि योग कितना आना चाहिए? 27। अगर एक मैं कहता हूं 11 तो दूसरी कितनी लिखेंगे? 16। अब देखना, ये हम दूसरी संख्या कैसे निकाल रहे हैं? तो 27 के अंदर से जो 11 है वो घटाएंगे तभी तो 16 आएगा। कि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या 16 कब आएगी? जब 11 को 27 के अंदर से घटाएंगे। 27 के अंदर से जैसे ही घटाया अपने पास दूसरी संख्या आ गई। तो वो की वो बात है कि अगर मैं एक संख्या को x मानूं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? उसको 27 के अंदर से घटाना पड़ेगा, तब जाके दूसरी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या, कि माना जो पहली संख्या है वो हमने लिखी है x, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। कारण क्या लिखना है? योग 27 है। ये मैं सवाल में दिया गया है कि योग कितना है? 27। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x, और उनका गुणनफल प्रश्नानुसार जो गुणनफल है वो कितना है? प्रश्न के अंदर जो गुणनफल दिया है वो है अपने पास 182। ये दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो अपने पास कितना आता है? 182। तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं कि x और 27 माइनस एक्स, इनका क्या करते हैं हम? गुणा। तो अपने पास कितना आता है? 182। गुणा करके देखते हैं कि x और 27 का गुणा किया तो 27x, फिर ये प्लस का है ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह है तो क्या आ जाएगा? माइनस। x और x का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, और बराबर में कितना है? 182। अब प्लस का 182 इधर आएगा तो माइनस का, इसको जमा कर लिखते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर बड़ी घात आगे, फिर प्लस का 27x, और 182 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 182 बराबर में 0। जैसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर,
चिन्ह है पीछे वाले वो सारे के सारे बदल जाएंगे। तो ये हो गया 27x प्लस का 182 और बराबर में 0। ये माइनस है आगे, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो कितना आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। जब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे और बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि जोड़े या घटाए तो 27 आ जाए और गुणा करें तो पहले और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर, मतलब 182 और 1, यानी गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। वैसे अपने पास बहुत सारे युग्म बनेंगे, उन सभी युग्मों को आपको चेक करना है और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपने कौन कौन से युग्म बनाए हैं जिसका गुणा करने पर 182 आता है, और उसके अंदर से जो सही युग्म है उसका हमें चुनाव करना है, जिसका योग या गुणा, योग या घटाव करें तो कितना आ जाए 27। तो वहां से हम बहुत सारे युग्म बनाते हैं और उसके अंदर से एक युग्म हम चुनते हैं, वो होता है अपने पास 13 और 14। कि 13 और 14 का अगर गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 182 और 13 और 14 को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 27। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप कम कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे कि आपस माइनस का चिन्ह लगा रहे थे, फिर ब्रैकेट का निशान बना रहे थे और 27 को लिख रहे थे 13 प्लस 14, फिर ब्रैकेट बंद और पीछे x का निशान। अब हम वो सारा काम एक साथ कर रहे हैं, मतलब पीछे x भी लगा रहे हैं और चिन्ह भी अंदर लेके जा रहे हैं। तब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के बाद में आ जाएगा माइनस का 13x और माइनस का 14x, मतलब माइनस 13x माइनस 14x जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 27x और प्लस में कितना आ जाएगा 182 बराबर 0। यहाँ से दो का ग्रुप बनाना है, इधर भी x मौजूद है इधर भी x मौजूद है, मतलब कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो x ले लिया हमने कॉमन। जैसे ही x कॉमन लिया तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा x, फिर माइनस का निशान तो माइनस, और यहाँ से x कॉमन लिया है पीछे क्या बचेगा 13, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, फिर इधर 14 है इधर 182 है। अब 182 कब आता है, जब हम 13 और 14 का मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 182 के अंदर भी 14 मौजूद है इधर भी 14 मौजूद है। तब क्या करना है कि 14 यहाँ से कॉमन ले लेना है, यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास x, ये प्लस का निशान है लेकिन इस माइनस की वजह से ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ से हमने 14 कॉमन ले लिया है, केवल क्या बचा है अपने पास 13 और बराबर में क्या आ गया 0। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इक्वल है, मतलब गुणनखंड सही हुए हैं, तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखनी है और एक ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, और दोनों 0 के इक्वल, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखें। x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर 13 और x बराबर 14। मतलब x हमने क्या माना था पहली संख्या, कि अगर पहली संख्या अपने पास 13 आई है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14, और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13। अगर पहली संख्या अगर पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या 27 माइनस 13 कितनी आ जाएगी 14, यानी अगर पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या आ जाएगी 14, या फिर अगर पहली संख्या वो हम लिखते हैं 14 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितनी आ जाएगी 13, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास हो जाएगी अपने पास 13, कि एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13, और अगर पहली 13 है तो दूसरी 14, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएंगे, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 आएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग बोला है और कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या लेनी है, और क्रमागत बोला है मतलब पूरी पूरी संख्या लो और एक के बाद में दूसरी संख्या। जब प्लस वाली संख्या लेते हैं और पूर्णांक लेते हैं तो एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक तब आता है जब उसके अंदर एक ऐड किया जाता है।
जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक मैं कहता हूं 1, तो दूसरा क्या होगा 2। अगर मैं एक पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो 10 कहता हूं तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 11। अगर एक मैं कहता हूं 15 तो दूसरा क्या होगा 16। कब आए 15 से 16 कब हुए जब एक ऐड किया। 10 से 11 कब हुआ जब एक ऐड किया। 1 से 2 कब हुआ जब एक ऐड किया। तो जब भी हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं तो पहली संख्या के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ता है 1, तब जाके दूसरा धनात्मक पूर्णांक मिलता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। कि पहला धनात्मक पूर्णांक अपने पास x है तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार सवाल के अंदर क्या कहा है कि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग कितना है 365। वर्गों का योग बोला है, क्या बोला है वर्गों का योग, मतलब इनका हमें वर्ग करना है और उनका योग करना है। कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो यही लिखे जाएंगे, तो इनका वर्ग करना है और फिर उन वर्गों का क्या करना है योग करना है। यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर में कितना लिखना है 365। कि x का स्क्वायर करना है फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करने पर कितना लाना है 365। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, मतलब ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और फिर 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 वो कितना आ जाएगा अपने पास 2x और बराबर में कितना रहेगा 365। देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे पद हैं, जब एक समान पद होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर x वाला पद 2x फिर प्लस का 1। देखना ये 365 प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर में 0। ये हो गया अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखना 1 माइनस 365 दोनों के अंदर जो बड़ा मान है वो क्या है माइनस वाला है, तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का। और हमेशा बड़े वाली संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं, तो 365 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 364 बराबर 0। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पता चलता है कि सबके अंदर जो मान है वो 2 के गुणा वाले हैं, यानी सबके अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेने जाए तो सबके अंदर से 2 कॉमन लेते हैं, पीछे क्या क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x और 364 है। ये कब आता है जब 182 गुणा 2 करते हैं, यानी 182 का डबल करते हैं तो अपने पास कितना आता है 364। तो वो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे केवल कितना बचेगा 182 और बराबर में 0। 2 इधर गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में, यानी 0 के अंदर 2 का क्या चला जाएगा भाग, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं अपने पास क्या आता है 0। मतलब ये 2 इधर आके किसके अंदर चेंज हो जाएगा 0 में, उधर केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है, और हल करना क्या हम पहले वाले सवाल के अंदर इसको हल कर चुके हैं। देख इसके जैसा ही है, केवल ये है कि यहाँ पर गुणा था वो 182 ही है, यहाँ पर योग करने पर 27 आ रहा था, तो हमने संख्या ली थी वो 13 और 14 ली थी। अगर यही पर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं और करते हैं कि 14 में से 13 घटा दे, कि जब 13 और 14 को ऐड कर रहे थे तब 27 आ रहा था, अब की बार हमें जोड़ने या घटाने पर 1 चाहिए, तो क्या करते हैं 14 में से 13 घटा देते हैं। तो 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 14 और 13 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182। मतलब बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे तो अपने पास 13 और 14 ही बचेंगे अब की बार भी। अब की बार भी जो टुकड़े आएंगे वो क्या आएंगे 13 और 14।
तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब एक एक्स है तो एक एक्स कब आएगा, जब 14x में से 13x घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 14x माइनस 13x, क्योंकि 14x में से 13x जाएगा तब कितना आएगा, एक एक्स आएगा, और 14 और 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 182। और चिन्ह की बात करें तो मतलब गुणा करने पर माइनस का 182 चाहिए था, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा। मतलब अपने पास जो पद है वो 14x और 13x ही रहने वाले हैं, और माइनस में 182 बराबर में 0। दो दो के जोड़े बना सकते हैं। यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं तो पता चलता है कि दोनों के अंदर केवल कॉमन के रूप में x ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि कॉमन आ गया अपने पास x, जब x कॉमन लिया तो इधर केवल क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ से x कॉमन चला गया, क्या बचा, केवल 14। फिर माइनस का निशान है तो क्या लगा देना है, माइनस, लेकिन जैसे ही माइनस लगाओगे पीछे वाला चिन्ह बदल जाएगा। अब देखना, ये 13 है और ये 182। 182 कब आया, जब 13 और 14 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 13 तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 13। अब इधर x मौजूद है लेकिन यहाँ पर x वाला पद नहीं है, इसके अंदर 14 मौजूद है लेकिन यहाँ पर 14 वाला पद नहीं है, तो केवल 13 ही कॉमन आएगा। पीछे क्या बचा, 13 चला गया, पीछे बचा अपने पास केवल x। अब ये माइनस था तो ये वाला चिन्ह है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया है, क्या बचा पीछे, 14, और बराबर में क्या आ गया, 0। देखना x प्लस 14 इधर भी है, x प्लस 14 इधर भी है, मतलब हमने जो गुणनखंड किए वो सही किए हैं। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख सकते हैं कि x प्लस 14 और एक x माइनस 13 बराबर 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो गया अपने पास x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। प्लस का 14 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 14, और माइनस का 13 है बराबर की इधर आएगा तो प्लस का। देखना x क्या माना था हमने, धनात्मक पूर्णांक। अब x यहाँ पर देखे तो ये तो चलो भाई धनात्मक पूर्णांक है, सही बात है, लेकिन ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब x बराबर -14 नहीं लेंगे। क्या लिखोगे, x बराबर -14 ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 13 लेने, x बराबर क्या ले रहे हैं, 13, यानी पहला पूर्णांक x है यानी 13 हो गया, तो दूसरा पूर्णांक 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और 14, x बराबर 13 लिया है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। तो अपने पास दोनों पूर्णांक आ गए धनात्मक पूर्णांक, जिसका अगर हम वर्गों का योग करें तो आता है 365। आप चेक कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर मतलब 169 और 14 का स्क्वायर मतलब 196, दोनों को अगर ऐड करते हैं तब अपने पास आता है 365, मतलब हमने जो पूर्णांक निकाले वो सही निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। इसके लिए यह ट्रायंगल निकालते हैं। अपने पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, 90 का। कहा गया है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये ऊंचाई कम है, आधार क्या है, ज्यादा है। साथ में कहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसको हम लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर, और कहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई निकालने के लिए पहले हमें आधार पता होना चाहिए कि आधार पता है तो आधार केंद्र से 7 कम कर दें तो अपने पास ऊंचाई आ जाएगी। तो पहले हमें आधार कुछ मानना पड़ेगा, तो लिखा कि
माना आधार, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार हम कितना मान रहे हैं, x सेंटीमीटर मान रहे हैं। आधार कितना माना, x सेंटीमीटर। तो क्या है, ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दे। ऊंचाई क्या हो जाएगी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम करना है, तो आधार है अपने पास x, 7 कम करना है मतलब 7 को घटा देना है, तो x माइनस 7। कि जब आधार x है तो x में से जैसे ही हम 7 घटाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी आ गई, x माइनस 7, और आधार कितना है, x सेंटीमीटर। और कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर हमको पहले से ही दिया हुआ है। अब जब सवाल की स्टार्टिंग में लिखा था समकोण त्रिभुज, तो उसकी भी अपने कोई ना कोई वैल्यू है कि समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस होता है हमें कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर आता है। अब कर्ण सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है 13, मतलब कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया है, x, यानी x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज का लंब। तो लंब दिया हुआ है x माइनस 7, तो लिखा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये हो गया अपने पास x का स्क्वायर, और इसको अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोले, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर लिख दिया, फिर b का स्क्वायर लिखना है मतलब 7 का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7। तो ये हुआ अपने पास 169, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49, और 2 सते 14 एक्स। अगर 169 को हम बराबर के इधर लेके आए, तो उधर प्लस का है, इधर आता ही माइनस का, उधर क्या बच जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x और प्लस का 49, और 169 को हम इधर लेके आ रहे हैं, प्लस का था, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का, और उधर बराबर में क्या बचेगा, 0। तो हमने क्या लिख दिया, 0। ये आया अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 14x। दोनों के अंदर से अगर बड़ा मान देखने जाए तो 169 है, और उसके आगे निशान माइनस है, तो माइनस बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटानी है। तो 169 में से 49 गया तो 120, और बराबर में 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबके अंदर 2 के गुणा वाला मान मौजूद है। 2 कॉमन लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14 के अंदर से 2 कॉमन लिया तो 7, पीछे x, 120 के अंदर से 2 कॉमन लिया तो 60, और बराबर में 0। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 0 के अंदर भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखना अपने पास जो बीच में पद है वो लिखा हुआ है 7x, मतलब हमें बीच वाले पद को तोड़ना है, और इसके जो टुकड़े होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए, और गुणा करने पर 1 और 60 के गुणा के बराबर, मतलब गुणा करने पर 60 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। रफली चेक कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 60 आता है। अगर छोटे से स्टार्ट करते हैं, हम लिख सकते हैं 1 और 60, फिर 2 और 3 30, फिर 3 और 20, 4 और 15, 12 और 5,
ये वो वैल्यू है जिनका गुणा करने पर अपने पास क्या आता है 60। कि अपने पास संख्या 1 और 60 हो सकती है, 2 और 30 हो सकती है, 3 और 20 हो सकती है, 4 और 15 हो सकती है, 12 और 5 हो सकती है। देखना 1 और 60 को जोड़ते हैं तो 61 होता है, 60 में से 1 घटाते तो 59 होता है। हमें कितना चाहिए 7, मतलब ये वाली वैल्यू काम की नहीं है। 2 और 30 को ऐड करते तो 32 आता है और 30 में से 2 घटाते तो 28 आता है। हमें कितना चाहिए 7, मतलब ये भी वैल्यू काम की नहीं है। 20 और 3 को जोड़ा तो 23 आया और 20 में से 3 घटाया तो 17 आया। हमें 7 चाहिए, मतलब ये भी वैल्यू काम की नहीं है। 15 और 4 को ऐड किया तो 19 आया और 15 में से 4 घटाया तो 11 आया, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं। अब 12 और 5 को ऐड किया तो 17 आया और 12 में से 5 घटाया तो 7 आया, मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई है 12 और 5। कि 12 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर अपने पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 12 और 5 का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसका बनेगा 12 और 5 का। टुकड़े होंगे वो 12 और 5 के रूप में ही बनेंगे। तो यहाँ से अपने पास इसको लिख सकते हैं कि x² फिर माइनस का निशान। 7 कब आया जब 12 में से 5 घटाया, फिर x का निशान और माइनस का बराबर 0। इस माइनस को भी अंदर लेके आते हैं, x को भी साथ में जाते हैं। अब माइनस अंदर लेके आओगे तो ये 12 माइनस का हो जाएगा और ये 5 प्लस का हो जाएगा। तो हो गया अपने पास x² माइनस 12x और ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आएगा केवल x, पीछे क्या बचेगा x माइनस 12। इधर प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया। अब पीछे वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस होता तो ये वाला चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये पीछे वाला चिन्ह बदलने वाला नहीं है। ये लिखा हुआ है 5 और ये 60। 60 यानी 60 क्या होता है अपने पास 12 इंटू 5, यानी इसके अंदर भी 5 मौजूद हैं। तो दोनों के अंदर 5 उपस्थित है, यानी हमने लिख दिया 5। ये बचा अपने पास इधर x, फिर माइनस का निशान तो माइनस। देखना 60 को हम लिखते हैं 12 इंटू 5, इसके अंदर से 5 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे अपने पास कितना बचा है 12 और बराबर में 0। दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो x माइनस 12 है, मतलब गुणनखंड सही है। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दी x माइनस 12 और एक बाहर वाली x प्लस 5 और बराबर में 0। दोनों को 0 के इक्वल रख सकते हैं कि x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 12 और ये प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस का 5। अब देखना अपने पास x की 2 वैल्यू आई है, जिसके अंदर से एक प्लस की है और एक माइनस की है। अब इसके अंदर से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम इसके अंदर से जो प्लस वाली वैल्यू है वही लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास समकोण त्रिभुज दिया गया है और समकोण त्रिभुज है तो इसकी सारी ये लंबाई यही है, चाहे लंब हो, आधार हो या कर्ण हो। और लंबाई एक प्रकार से अपने पास दूरी होती है और दूरी का कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता। तो यहाँ से भी हम जो x की वैल्यू लेंगे वो केवल प्लस वाली लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे। कारण क्या लिखना है कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर x बराबर हम केवल कितना लेंगे 12, x बराबर माइनस 5 नहीं लेने पर ऋणात्मक मान नहीं, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, हम केवल कैसा मान लेंगे धनात्मक, कि x बराबर कितना लेना है हमें 12। और x हमने किसको माना था आधार। तो अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। यानी आधार तो आएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आएगी 5 सेंटीमीटर। अब आप वापस चेक भी कर सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आता है कि नहीं आता। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 169 और 169 13 का स्क्वायर ही होता है। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अपने पास जो आधार है वो तो आया 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर।
ध्यान ये रखना है कि अपने पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। हम केवल धनात्मक वैल्यू ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो लंबाई होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो वहाँ पर हमने नेगेटिव वाली वैल्यू है वो नेग्लेक्ट की है, केवल जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को ही लिया है। तो अपने पास आधार आया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई या लंब कितना आया 5 सेंटीमीटर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। लागत नहीं है, वो निर्माण लागत है। कहा गया है कुटीर उद्योग है जहां पर कुछ बर्तन बन रहे हैं और कहा गया है कि वहां पर जो प्रत्येक नग बनता है उसकी अगर हम निर्माण लागत निकालने जाए तो वो निर्माण लागत कब निकलेगी? जब हम उस दिन जितने भी बर्तन बन रहे हैं उन बर्तनों की संख्या को डबल कर दें और उसके अंदर 3 जोड़ दें। जितने बर्तन बन रहे हैं उस दिन उनकी संख्या डबल कर दें और उसके अंदर क्या जोड़ दें? 3। तब अपने पास एक बर्तन को बनाने के अंदर जो खर्चा लगा है वो निकल जाएगा। मतलब पहले अपने पास जितने बर्तन बन रहे हैं वो संख्या पता होनी चाहिए। जितने बर्तन बन रहे हैं उनकी क्या पता होनी चाहिए? संख्या। फिर उस संख्या को हम डबल करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तब अपने पास एक नग की निर्माण लागत आएगी। तो पहले हमें क्या करना है कि जितने बर्तन हैं उन बर्तनों की संख्या मान लेनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, कि माना जो अपने पास बर्तन बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? x। एक दिन के अंदर अपने बर्तन कितने बन रहे हैं? x। और एक नग की लागत प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो कब आएगी? जब हम उसको डबल करेंगे। बर्तनों की संख्या है उसका डबल करें। कहा गया है दुगने से 3 अधिक है, तो ये तो हमने दुगुना किया है, उससे 3 अधिक और बोला है, मतलब उसके अंदर कितना ऐड कर देना है? 3। तो दुगुना किया और उसके अंदर कितना ऐड कर दिया? 3। तो ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत आई और कुल लागत कितनी है? 90 रुपए। कुल निर्माण लागत कितनी है? वो है 90 रुपए। अब कुल निर्माण लागत कब आएगी? कि एक को बनाने का खर्चा जैसे 10 रुपए है तो 4 को बनाने का खर्चा कितना आएगा? 40। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या थी वो और एक को बनाने को खर्चा आया वो, उसका हमने क्या कर दिया है? गुणा। तो वो का वो काम यही पर भी करना है। जितनी संख्या है वो और एक को बनाने के अंदर जितना खर्चा आता है वो, उसका अगर गुणा कर दे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x गुणा 2x प्लस 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 90। x और 2x का अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और x और 3 का मल्टीप्लाई कराए तो 3x और बराबर में 90। प्लस का 90 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। अब बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने पर वापस कितना आ जाए? जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 90 × 2 मतलब 180 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है कि जिसका अगर हम गुणा करें तो 180 आता है? गुणा करने पर अपने पास 180 आता है और जोड़ने या घटाने पर 3 आता है। तो यहां से हम संख्या लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर, अगर मैं लिखूं 15 और 12, कितना लिखे? 15 और 12। तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है और 15 में से 12 घटाते हैं तो कितना आता है? 3। वैसे ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। अपने पास लास्ट में जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 15 और 12 ही आएगा, लेकिन आपको दूसरे भी वो कॉम्बिनेशन देखने हैं जिसका गुणा करने पर 180 आता है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वो कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 180 वैल्यू आती है। अपने पास जो सही वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15 और 12। तो 3x को हटा सकते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 15 माइनस 12 लिखना है तो लिखा 15x माइनस का 12 है और माइनस में 90 बराबर में 0। दो दो का कॉम्बिनेशन बनाए। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा अपने पास? x। इधर क्या बचेगा? 2x प्लस 15। माइनस का निशान है तो माइनस। अब 12x और 90 इसके अंदर कॉमन देखना है कि 12x और 90 के अंदर कॉमन क्या आता है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 × 2। क्या लिख सकते हैं? 6 × 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा 6 × 2
और इसको लिखा 6 × 15, मतलब इधर भी 6 मौजूद है, इधर भी 6 मौजूद है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 6, पीछे क्या बचा है, 6 यहाँ से कॉमन चला गया, पीछे बचा 2 और साथ में x। अब माइनस हमने यहाँ पर कॉमन लिया था, मतलब पीछे वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन चला गया तो पीछे कितना बचेगा, 15 और बराबर में 0। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इस समान है, मतलब हमने जो गुणनखंड की है वो गुणनखंड कैसे है, सही है। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देते हैं 2x + 15 और एक x - 6 बराबर 0। दोनों को 0 के इक्वल रखें तो 2x + 15 बराबर 0 और x - 6 बराबर 0। तो प्लस का 15 है, इधर आएगा तो माइनस का 15, x बराबर -15/2 और यहाँ पर अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा, 6। देखना x की दो वैल्यू हैं, एक -15/2 और एक x बराबर 6 है। देखना x हमने कहा था बर्तनों की संख्या, अब बर्तनों की संख्या है तो कभी माइनस में तो बर्तनों की संख्या होगी नहीं। अगर हम कहीं पर काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर -20 बर्तन बन रहे हैं, तो ये तो मजाक वाली बात हुई, क्योंकि ऋणात्मक तो संख्या हो ही नहीं सकती बर्तनों की। बर्तनों की जो भी संख्या होगी वो धनात्मक होगी। तो यहाँ पर x बराबर -15/2, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, x बराबर 6, यानी बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 6। अब हमें कहा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो निर्माण लागत कितनी है, 2x + 3। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3 है तो होगा 2 × 6 + 3, तो यह आ गया 15 रुपये। 2 × 6 12, 12 के अंदर 3 ऐड किया तो 15। मतलब जो बर्तन बन रहे हैं वो तो है 6, बर्तन कितने बन रहे हैं, 6, और जो निर्माण लागत है वो कितनी आ रही है अपने पास, 15। निर्माण लागत कितनी आ रही है, 15, और बर्तन कितने बन रहे हैं, 6। तो 6 और 15 का मल्टीप्लाई कराते तो अपने पास कितना आता है, 90। यानी एक बर्तन का मूल्य 15 रुपये है, 2 बर्तन का 30, 3 बर्तन का 45, 4 बर्तन का 60, 5 बर्तन का 75 और 6 बर्तन का 90। समझ में आया। तो इस प्रकार से अपने जो प्रश्नावली 4.2 थी वो यहीं पर अपने समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो आपको इन सवालों को एक बार खुद से हल करने की कोशिश करनी है, आसानी से ये सवाल हल हो जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि अच्छे से सीखनी है और इसके सारे के सारे सवाल हल करने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।